नोशकी और पनगोर में फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग में 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। नोशकी में 11-12 बंदे जख्मी हो गए हैं और 5 जवान वहाँ शहीद हो गए हैं। 9 लोगों को वहाँ दहशतगर्दों को भी मारा गया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंटरनेशनल ताकतों की पुष्टपनाही होती है। पनगोर से भी और नोशकी से भी दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया। अफगानिस्तान के हवाले से चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकतदारी का कलीदी किरदार है। रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ शदीद जहनी दबाव में हैं। डॉक्टर्स ने सफर करने से रोक दिया। डॉक्टर्स ने अस्पताल जाने का कहा। नवाज शरीफ फैक्ट्री पहुंच गए। साबिक वजीर आजम अपना मुआयना कराने के बजाय फैक्ट्री का मुआयना करते रहे। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। ये जो सियासी ड्रामाबाजी है उसको छोड़ना चाहिए और यहाँ वापस आए। प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे। इमरान खान या उसके जो चेले चांटे हैं ना जी, उनकी जो है ना अपना असेसमेंट नहीं चलेगी यहाँ पे। मेडिकल से जो है ना भाड़ में जाए, जहाँ तक यानी इनका ताल्लुक है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। प्यूज बलोचिस्तान पर यक के बाद दीगरे दहशतगर्द हमले और जवानों की शहादत के वाक़यात में जो है वो तेज़ी आना यकीनन परेशान कुन है। गुज़िश्ता दिनों कैच वाक़े में 10 जवान शहीद हुए, जबकि पंजगूर और नोशकी में 7 जवान शहीद हो चुके हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की इस लहर के पीछे वही किरदार और मोहरक़ात हैं जो सालों से यहाँ खलिफशार के लिए कोशां हैं। मुख्तलिफ बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों ने हाथ मिलाकर अब ताज़ा दम होकर रियासत पर हमले शुरू कर दिए हैं। दहशतगर्दी की इस ताज़ा लहर का सिलसिला भी सरहद पार से जा मिलता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि भारत तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मगर क्या फिर से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के सारे दुश्मन जो हैं वो इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे? और ऐसी सूरत हाल में हमारे पास क्या जो है वो ऑप्शंस रह जाती हैं? क्या लड़ने के अलावा दहशतगर्दों को रोकने का हमारे पास कोई और तरीका रह जाता है? ये वो सवाल है जो प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, हैदर जमान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो अली गौहर साहब से करती हूँ। अली गौहर साहब, ये जो नई दहशतगर्दी की वेव आई है और बिलखसूस हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को जिस तरह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और ऑब्वियसली बलूचिस्तान की हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अहमियत है वीज़ावी सीपैक, और जानबूझकर यहाँ पे जो है वो टारगेट जो है वो इस सूबे को जो है वो जान के टारगेट किया जा रहा है। परसेप्शन यहाँ पे अब ये बन रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो दूरियां हैं वो अमेरिकन ब्लॉक से आप दूर हो रहे हैं, चाइनीज़ ब्लॉक में आपकी ज़्यादा जो है वो करीबी ताल्लुकात आपके जो हैं वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये आपको टारगेट किया जा रहा है। और बेशक इंडिया पीछे हो, लेकिन ताने बाने जो हैं वो किसी हद तक जाके और काफ़ी हद तक इनफैक्ट जाके अमेरिका से भी मिलते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, जो मौजूदा हालात हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन इसमें काबिल ज़िक्र ये बात है कि ये तो हम तो बड़े टाइम से, मतलब है कि पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि हम खारजा महाज पर तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं, और हमारे जो खारजा अमूर हैं वो मतलब है कि दुरुस्त सिमत पर नहीं जा रहे। एक तरफ आप देख लें कि ना सिर्फ अभी हम बात करते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हैं, उसके साथ साथ हमने सी पैक को ऑलमोस्ट जो है वो मतलब है कि रोक के अमेरिका को राजी करने की कोशिश की, वो भी ना हुआ, और चाइना से भी तल्लुकात ख़राब किए। फिर आपने देखा कि मिडल ईस्ट के साथ भी जो हमारे रिलेशन थे वो भी, उनमें भी काफ़ी तनाव रहा। इवन वजीर खारजा साहब ने एक दफ़ा, आपको याद होगा, एक बयान दागा था जिसकी वजह से सऊदीया भी नाराज हुआ। तो ये तो एक मतलब है कि जहाँ पर हमें अफगानिस्तान का आपको पता है कि जिस तरह से अचानक जो है वो अमेरिका की अफवाज का इनखला हुआ, तो उसमें हमारे पास फिर हम तो ऑलरेडी दाएं बाएं से जो है मतलब है कि इन हालात में घिरे हुए थे कि इसमें हमें चाहिए था कि खारजा अमूर पर हम कोई ऐसा कदम उठाते, हमारी ऐसी हिकमत अमली होती। हम सिर्फ मुल्तान में बैठकर वीकेंड के ऊपर सिर्फ टीवी पे बयान देने की बजाय हम पूरी दुनिया में अपने वफूद भेजते। आपने देखा कि जिस वक्त इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर किया है, तो उस वक्त मोदी ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया
लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे वजीर खारजा साहब मुल्तान से बैठकर अपनी गद्दी से बयान दिया करते थे, और वजीर आजम साहब असम्बली में मास में इनको अपोजिशन के टारगेट करने के, और ये तो इन चीजों में उलझे हुए हैं। अली साहब बड़ी माजूद के साथ देखें, जहां खारजा अमूर का ताल्लुक है वहां तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, पर इस वक्त दहशत गर्दी के लिए तो हम ये नहीं कह सकते ना कि दहशत गर्दी के लिए हमने लॉबिंग नहीं की वगैरह वगैरह। ये तो एक वो मसला है जिसमें हम जो है वो कितने सालों से जो है वो घिरे हुए हैं, पिछले 20-21 साल से हम जो है वो घिरे हुए हैं इसमें मेरा नहीं ख्याल लॉबिंग या इसमें जो है वो कोई खारजा पॉलिसी का इसमें कोई इशू आता है। ज़रा मैं चीमा साहब की तरफ चलती हूँ। चीमा साहब, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, ऑब्वियसली ये जो सिचुएशन सारी नज़र आ रही है और जिस तरह बलूचिस्तान को ज़्यादा जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ऑब्वियसली इस वक्त थ्रेट अलर्ट तो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो वज़ीर दाखिला ने जो है वो जारी किया है, लेकिन जो बलूचिस्तान को बिलखसूस जो है वो टारगेट किया जा रहा है और फिर ताने बाने इंडिया से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन जो ये अमेरिका की तरफ इशारा हो रहा है और कहा जा रहा है, आज भी मैं सुन रही थी शेख रशीद साहब को, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जी जो नेटो का असला है वो इस्तेमाल हो रहा है वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट करती हैं अमेरिका की डायरेक्शन में भी। क्या आप समझते हैं अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है? पुष्टपनाही इंडिया को अमेरिका की भी है? देखिए, इसमें हम कितने भी डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, लेकिन ये बात ठीक है, इसको कोई आप कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकते आप इस बात को। मतलब सारा खुरा तो उधर ही जाता है। वो आप कह लें कि अमेरिका की शीर बात हो और इंडिया डायरेक्ट हो, या अफ़गानिस्तान के कोई स्प्लिंटर्स हों, या कोई शिद्दत पसंद हों, इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, या इस्लामी शिद्दत पसंदी की आप कह लें बेस में कोई और हो। और बेसिक जो फ़र्क है मैं समझता हूँ वो ये है कि पहले ये पहुँचे थे लोग इस्लामाबाद तक, तो मैं समझता हूँ जो स्वात में कैंपेन चली जो जनरल कियानी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने चलाई वो उस वक्त सक्सेसफुल रही। यहाँ से मतलब उस वक्त कहा जाता था कि ये कि मारगला की पहाड़ियों को क्रॉस करके इस्लामाबाद आ जाएगा। जब लाल मस्जिद का इशू हुआ तो उस वक्त पीक वो थी। उसके बाद ये आप कह लें कि रिट्रीट हुए हैं, हमने कैप्चर किया एरिया। फिर मुस्लिम लीग नून के दौर में भी आप कह लें कि चीज़ें को बेहतर हुई। हमारे दौर में काफ़ी हद तक आप कह लें कंट्रोल हो चुकी थी, जिसे कहते हैं ना नंबर अगर देखें तो बहुत थोड़ा था वो, लेकिन ये है कि ये ग्रेजुअली इम्प्रूव हुई है। ये पीक इसकी वो थी जो लाल मस्जिद वाला टाइम था, उसके बाद ग्रेजुअली पीपल्स पार्टी ने भी इसमें किया अपना रोल प्ले किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया। अब एक बार आलमोस्ट ज़ीरो हो के तो फिर ये अचानक आई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त है ये तो जो रिसेंट एक बड़ी खौफनाक किस्म की शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान में, जिस तरह फरार होते हुए इज़्ज़त भी नहीं बची, तो उसका फॉल बैक कह लें या उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट कह लें। फिर यह है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पे है उस वक्त एक मैसेज देना भी मकसूद है। लेकिन अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ रह गई है जो लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं या दूर दराज एरियाज़, वहाँ तक रह गई है। ये जो आवाम में या शहरों में उस तरह पेनिट्रेशन नहीं रही। लाहौर में कुछ देर पहले लाहौर में जो हुआ वो काफ़ी अनारकली वाला ब्लास्ट जो तो लाहौर में हुआ ना। नहीं, वारदात करना और बात है। नहीं, वारदात करना और बात है। वारदात अगर लाहौर में 500 बंदा निकला है उनका तो ये एक डिफरेंट बात है। लाहौर में 3 बंदे लेके सहूलत कर लेके वारदात कर लेना ये और बात है। सो मैं समझता हूँ पुराने दौर में यहाँ पे शहरों में पेनिट्रेट कर चुकी थी ये चीज़, जो पेनिट्रेट कर चुकी थी वो आप कह लें कि ओवरऑल मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि स्लीपर सेल्स की नौयत वो नहीं है जो माजी में थी, जो माजी में हुआ करती थी। डेफिनेटली लेकिन आप कह लें कि अचानक आप कह लें कुछ छोटा मोटा थ्रिल क्रिएट करना, कुछ छोटे वारदातें 2-4 इकट्ठी कर देना, नंबर इकट्ठा कर देना, एक इसे आर्मी की जुबान में कहते हैं ब्लिट्स से क्रिएट कर देना, ब्लिट्स क्रिएट कर देना, वो हो गया। लेकिन आप कह लें कि या एक मैसेज है कि प्राइम मिनिस्टर उधर पता लगा कि स्ट्रेटेजिक बातचीत हो रही है तो पीछे से एक मैसेज भेजना और बात है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ दहशत गर्दी की वो नौयत अब बिल्कुल नहीं है। मैं लेट्स होप कि नौयत वो उस स्नैच पे पहुंचे भी ना। मैं जरा क्विकली जरा ज़मान कुरैशी साहब कोई पॉइंट ले लूं। डॉक्टर साहब ब्रेक लिए जरा पॉइंट ले लूं इस पे ज़मान कुरैशी साहब का भी। कुरैशी साहब, अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि अमेरिका अगर जा रहा है तो उसके बाद अफ़गान सरजमीन जो है, अफ़गान तालिबान के आने के बाद अफ़गान सरजमीन उस तरह इस्तेमाल नहीं होगी और सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान के लिए।
क्या ये एक्सपेक्टेशन बहुत जो है वो गलत थी? जो तालिबान है, अफगान तालिबान है, उनमें विल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, या फिर जो ये भी कहा जाता है कि हमें बार बार जिस तरह कहा जाता था कि मुख्तलिफ हैं, TTA और TTP डिफरेंट हैं बट बेसिकली एक ही चीज़ है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अहम सवाल है। मैं समझता हूँ और हमारा ये ख्याल है एज ए जमात भी कि इसके 2-3 अहम महरकात हैं। कुछ हमारी अपनी अंदरूनी वीकनेसेस हैं। नेशनल एक्शन प्लान को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के दौर के बाद जब वो एक APS का वाक़या हुआ तो PML नवाज़ ने एक नेशनल कंसेंसस डिवॉल्व किया, बनाया और उसके बाद उसको चलाया, उसको चलते रहना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत में लगता ये है कि चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई क्योंकि वो ऑपरेशंस फार फ्लंग इलाकों में चलते रहे, मामलात होते रहे, लेकिन एक पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन दहशत गर्दी को उसी तरह रखा नहीं गया और उस तरीके से सॉफ्ट और एक डिलूजनल और एक कंफ्यूज बयानियाँ पिछले 1-2 साल में आप देखने को मिलता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। एक बड़ा ही तशवीश थी कि जो शहादतें दे रहे हैं नौजवान, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो भी बड़ी परेशानी। एक तो ये इसका अंदरूनी पर्सपेक्टिव है जिस पे हमें देखना है, और BLA हो, TLP हो या TTP हो, ये सब नोमेनक्लेचर्स हैं। इनका अंडरलाइंग जो कंसेंसस है ना, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के स्टेट के मफादात के ख़िलाफ़ है। वो माशी मफादात हैं, वो मजहबी हैं, वो दानी हैं, वो खारजी हैं, हर किस्म के हैं। और ये एनिमी ऑफ द एनिमी इज़ माई फ्रेंड। तो इनका जो है ना संगम हो जाता है, कोई कहीं भी बैठा हो। अच्छा, दूसरा एक बड़ा गेम चेंजर इवेंट हुआ है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत को उसके ऊपर थोड़ा एक अगेन रीविज़िट करना चाहिए, पार्लियामान से गाइडेंस लेनी चाहिए, कौमी सलामती के इदारों को, इन सब को बैठ के कि अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त दुनिया जिसको डिबैकल समझती है, ठीक है वो जंग हार गए, लेकिन वो बहुत सारा असला, बहुत सारी चीज़ें वहाँ छोड़ गए। अब उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं। वो एक तो ले जा भी नहीं सकते थे, जिस हालत में वो गया आप याद है, वो सिर्फ अशरफ गनी पैसे ही ले गया, बाकी चीज़ें तो वो वहीं छोड़ गए और बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचा के निकले। अब एक मुल्क जहाँ एक शदीद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। आप जो हुकूमत है उसको ना आपने और दुनिया ने अभी रिकग्नाइज भी नहीं किया। अब आप ये देखिए कि एक ऐसा शहर अगर हो जहाँ पुलिस के पास खाने की और पीने का पानी ना हो, तनख्वाहें ना हो, तो वो अपना काम कैसे कर सकेगा? अब ऐसी हालात में जब असला भी मौजूद है, जहां भूख अफलास भी है, जहां वॉरलॉर्ड्स भी हैं, तो ये तो एक आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड है कि आप यू पे देम एंड यू गेट एनीथिंग डन। और इसी तरह आप देखिए कि फेंसेस तबाह हुए। अब लाहौर में जो धमाका हुआ है, मैं चीमा साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, वहाँ पे IED यूज़ की गई जो कि TTP करती थी, और तरीक़ाकार जो है वो शायद BLA का यूज़ किया गया। तो ये बड़ा कंसर्न है, बहुत एक बड़ी परेशान कुन बात है। और ये कह देना कि इसकी वेव उतनी नहीं है, ये देखिए वेव को नहीं देखा जाता, पैटर्न को देखा जाता है। और बिल्कुल इस बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करूंगा कि ये 1.5-2 माह पहले, 6 माह पहले, ये 1 साल पहले ये काम क्यों नहीं शुरू हुआ? अब जब लेकिन इवन लास्ट ईयर का एंड जो था उसमें भी दहशतगर्दी के वाकयात में 56% इंक्रीज आया था, तो माजी के सालों से पिछला साल भी खराब था। तो इसको आप पोस्ट काबुल के बाद जो ट्रेजेक्ट्री है, पोस्ट फॉल ऑफ काबुल, उसमें वो फैक्टर्स ऐड करें डॉक्टर साहिबा जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो फैक्टर है, CPAC बिल्कुल कोल्ड स्टोर में चला गया, कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि के चेयरमैन भी चेंज हुए। अब जो ये वारदात हुई है, ये यकीनन सेकंड फेज में जिसमें JCC दोबारा और को बड़े एग्रीमेंट्स होने का तवक्को है। आप देखिए कि वो डैम पे जो चाइनीज इंजीनियर्स की अमवात हुई, उसके बाद काम और स्लो डाउन हो गया। तो अब ये इसमें तो यकीनन हमारे हमसायों का भी इंटरेस्ट है और कुव्वतों का जो चाहती हैं कि CPAC ना टेक ऑफ करे ना काम और हो। पाकिस्तान कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो दीगर मौज़ूआत की तरफ जो है वो मूव करेंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाज शरीफ की वापसी के गुब्बारे में कभी हुकूमत और कभी खुद नून लीग दोनों हवा भर रहे होते हैं। हुकूमत लाना चाहती है मगर ला नहीं पाती, ये तो समझ में आता है, लेकिन नून लीग एक के बाद एक कलाबाजी लगा रही होती है। जब भी लीगी रहनुमाओं ने दावा किया है कि मियाँ साहब अब आ गए, कि कब आ गए, मियाँ साहब तो नहीं आते, लेकिन कोई नई रिपोर्ट ज़रूर आ जाती है और जिसकी वजह से मियाँ साहब की वापसी फिर कैंसिल हो जाती है। एक तरफ मियाँ साहब की लंदन से तस्वीर आ रही होती हैं, दूसरी तरफ लीगी रहनुमाओं के दावे चल रहे होते हैं और यूं मुल्क की सियासत में नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत और ऑपोजिशन का अच्छा गुजारा चल रहा है। दोनों बयान ये बना रहे हैं कि सियासत जिंदा रहे और वोट बैंक बना रहे आपके और मेरे मसले, तो उसके लिए फुर्सत नहीं है। इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में और अली साहब से शुरू करूंगी। अली साहब ये बताइए कि जो रिपोर्ट्स बार बार मांगी जा रही हैं, जो दरकार हैं, वो रिपोर्ट्स दी क्यों नहीं जा रही और आपके ओपिनियंस क्यों जो है ये डॉक्टर्स के जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं? अगर इतना ही आप समझते हैं मियाँ साहब बीमार हैं तो आप सीधी इसमें जो है वो साथ अटैच करें कि ये टेस्ट कंडक्ट किए हैं जिसकी बेसिस पे हम इस रिपोर्ट पर या इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो ये डॉक्टर साहब ने अपने पूरी रिपोर्ट में जो अपने ओपिनियन दिया है। जी डॉक्टर साहब, अभी मेरा ख्याल है आपने बयान वो भी सुना होगा, शेख रशीद साहब ने दिया कि नवाज शरीफ साहब जेली रिपोर्ट्स पर गए और जेली रिपोर्ट्स ही भेज रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चले वापस, अभी तो वो इंग्लैंड में बैठे हैं और जो उधर से वो रिपोर्ट्स भेजते हैं वो अदालत का काम है कि उनको चेक करे और उनसे इत्तफाक करे या ना करे। लेकिन बात यह है कि एक बात तो काबिल जिक्र है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो वो उस वक्त जेल में थे और हुकूमत की कस्टडी में थे, और उस वक्त ये हमने नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार है, खुद हुकूमत ने कहा कि उनके टेस्ट हुए जिसमें वो उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरे हैं और वो शदीद बीमार है। फिर आप इससे सबसे ज्यादा बेहतर तो आप खुद समझती हैं कि इतनी लेबॉर्ट्रीज जो कि हुकूमत की जेर निगरानी है, सूबाई हुकूमत की लेबॉर्ट्रीज, इन्हीं के डॉक्टर्स, इन्हीं के हॉस्पिटल, और जब आपने सिर्फ उनसे वेरीफाई नहीं करवाया बल्कि फिर शौकत खानम हॉस्पिटल। अली साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। हम हुकूमत को यही बात करते हैं जब हुकूमत ये मंतक या तौजी पेश करती है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 2.5 साल हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब को गए हुए। सवाल यहाँ पे ये है कि इस वक्त ऑब्वियसली जो उनकी वो रिपोर्ट्स थी उनको छोड़ दें, इस वक्त जो कंडीशन है, बात हो रही है कि अभी क्यों नहीं वापस आ रहे, जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो इस वक्त की मेडिकल कंडीशंस है, उनकी रिपोर्ट्स वो और होंगी, वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओपिनियन क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, एक रिपोर्ट तो आ गई, उसको चाहे आप ओपिनियन कहें या रिपोर्ट कहें, तो उसके बाद फर्दर जब उनके जाहिर है कि उनके इलाज का बाकी जो सिलसिला प्रोसेस है जब वो स्टार्ट उनका होगा तो उसके बाद ही उनकी रिपोर्ट्स आएंगी जो कि मजीद जब उनका इलाज। देखें, आपको याद होगा कि जिस वक्त गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब शदीद बीमार हुए थे और उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। आई थिंक कोई अंदर कोई उनकी आर्टरी वगैरह या कोई वेन वगैरह थी जो रैप्चर हुई, जिसकी वजह से उनका बड़ा शदीद हेल्थ इश्यूज रहे। और मुझे आज भी याद है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब हॉस्पिटल उनकी इयादत करने गए थे और बहुत सारे लोग भी गए थे उधर, उस समय यूके में थे। फिर जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ। उनके हेल्थ इश्यूज जेन्युइन है। आपको पता है ये वही तबका है कि जिन्होंने कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पर भी मजाक उड़ाए थे और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है ना कि आप उनको ये जो उनकी तरफ से इल्जामात आ रहे हैं उनका मौका आप खुद ही दे रहे हैं। देखिए सर, ओपिनियन और जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं और आप अगर आज जाके किसी भी लैब से टेस्ट कराएं तो हमारे टेस्ट के जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो एक तरफ होंगे और नीचे एक ओपिनियन आएगा। ये जो आ रहा है ये पूरी उन्होंने कागज काले तो किए हैं, 2004 से शुरू हुए, लेकिन इसमें कोई रिपोर्ट्स अटैच नहीं है, तो उस पर ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे। 2-2.5 साल पहले जो रिपोर्ट्स थी वो और थी, अब कंडीशन उनकी बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब आप पेश नहीं करना चाहते और आप इस पर सियासत ही करना चाहते हैं। ये तो पॉइंट नजर आ रहा है। मैं जरा हुकूमत की तरफ मूव करती हूँ। जब तक उनके हेल्थ इश्यूज है, जब तक उनके हेल्थ इश्यूज प्रॉपर तरीके के साथ एड्रेस नहीं होते तो क्या मतलब है कि हम झूठे मुकदमात में उनको फिर ये हुकूमत यही चाहती है। क्योंकि सर आप प्रेजेंट करें ना, आप रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर दें जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा था, प्लेटलेट लेवल था, व्हाटएवर द केस वाज, आप रिपोर्ट में प्रेजेंट करें ये चीजें, ये फाइंडिंग्स हैं जिसकी वजह से, ये टेस्ट के रिजल्ट्स हैं जिसकी वजह से हम इस ओपिनियन पे पहुंचे हैं। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट की तरफ चलती हूँ। चीमा साहब, नजर ये आता है कि हुकूमत जब भी मुसीबत में होती है ना, बात है कि ये हुकूमत चाहती है
कि मियां नवाज शरीफ साहब को फिर से झूठे मुकदमात में कैद करे। मेरा ख्याल है अली भाई, मेरा ख्याल है आप मेरा पॉइंट जो है ना, जो इस वक्त इंप्रेशन बन रहा है वो यही है, और उसी को आप भी इंडोर्स कर रहे हैं कि हुकूमत तो इस पे जो कर रही है वो कर रही है, आप भी इस पे सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और वही आप कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ चलती हूँ कि मैं साहब, जब भी हुकूमत जो है वो मुसीबत में होती है, जब अपनी जो है वो बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस से जो है वो आप लोगों ने नज़रें हटानी होती हैं, तो एकदम से आपको नवाज शरीफ साहब जो है वो याद आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ था, बाकायदा ये लिखा हुआ है, जो ये अंडरटेकिंग है, जिसमें कहा है कि जी आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ एट एनी स्टेज Federal government has credible information that Mia Mohammad Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet his physicians to verify or confirm about his health. उस पे हुसैन नवाज क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं जी आप लोगों ने बड़ी कोशिश की, हुसैन नवाज साहब क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, फिर आगे चलती हूँ। मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने किससे रब्ता किया है, उस आदमी का नाम दीजिए, अगर इन्होंने खत लिखा है तो जो है ना अपना उस खत की कॉपी दिखाएं जी कि इन्होंने किसको खत लिखा है और किससे जो है ना अपना मिलने की बात की है। इन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया उस वक्त, ना आज तक जो है ना किसी के साथ रब्ता किया है। अगर उस वक्त रब्ता नहीं किया तो अब रब्ता करने का क्या फायदा। जी चीमा साहब, देखें मारिया, मुझे 2-3 बातों को पता है, मैं वही करूँगा सादा सादा। पहली बात ये है कि मियाँ साहब, मैं बचपन में स्टूडेंट लाइफ में मैं रहा हूँ इस्लामी जमीयत तलबा में, वो उसी वक्त वो बन गई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। तो हम भुट्टो साहब की जो फांसी थी उसको हम हमेशा डिफेंड करते रहे हैं कि मेरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा दी है। उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बड़े शद्दोमत से हम ज़ोर शोर से डिफेंड किया करते थे, अनलेस के एक दिन नसीम हसन शाह ने बयान दिया कि जी वो एक ज़्यादती थी। उसके बाद हमारे बयान में, मेरे ज़ाती बयान में एक जैसे कहते हैं कमज़ोरी आ गई कि जी वो एक आप कह लें कि हम अंडर क्वेश्चन एक फ़ैसला दिया था। तो यू कैन से कि हम आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं। मेरे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मियाँ साहब को नाअहल करार दिया, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया, सज़ा दी, और आपकी नैब अदालत ने सज़ा दी। 2 जगह से मियाँ साहब को सज़ा मिली, लिहाजा इस आइन और कानून को मानते हुए मैं उन्हें सज़ा याफ्ता समझता हूँ। उसके बाद मियाँ साहब अंदर गए, ज़ाहिर है वो अदालत के फैसले के तहत गए, हुकूमत ने उन्हें अंदर नहीं भेजा। उसके बाद जब मियाँ साहब की बीमारी का हवाला उठा तो इस मुल्क में एक बिटरनेस मौजूद थी भुट्टो साहब वाली जो बिटरनेस मौजूद थी वो हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क के तलकात के लिए ओवरऑल को अच्छी एक चीज़ नहीं थी। आज भी एक बैड एग्जांपल है। सो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने वहाँ लीनियंट व्यू लिया कि किसी हद तक जो डाउट भी था, मियाँ साहब की रिपोर्ट में जो डाउट भी था उसे किसी हद तक सरफ नज़र किया और मियाँ साहब चले गए। मियाँ साहब को सच्ची बात है कि गवर्नमेंट का इशू नहीं है। आपने कहा ना जी शायद तवज्जो हटाने से, हमारे लिए तो अचीवमेंट्स के दिन है। अचीवमेंट्स के दिन के हमारी जो आप कह लें कि जीडीपी ग्रोथ आई रीबेसिंग के बाद 5.7 सर रियल जीडीपी भी देख लें, आज ही आईएमएफ की रिपोर्ट छपी हुई है कई सालों बाद रियल जीडीपी, और वो जो आप बात करें वो प्रोजेक्टेड है। आज की आईएमएफ की रिपोर्ट मेरे सामने है। जी जी सर, जी खोल लें सर। जी नहीं सुन लेना, नहीं आप बिल्कुल नहीं, जी मेरे सामने ये एग्जेक्टिव रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है आईएमएफ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। इसमें 5.7 जीडीपी जो है आफ्टर रीबेसिंग ये हुई है, इसे माना गया है, इसे एंडोर्स किया गया। रियल जीडीपी कितनी है? अगले साल की 4 की गई है। नहीं सर, रियल जीडीपी 4%। मैं रियल की बात कर रहा हूँ, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। ना नहीं, वो बीबी अगले साल की है, वो अगले साल की है, पिछली 5-7 है। आप पढ़ जी सर, आप देखिए मेरे सामने रिपोर्ट पढ़े, ये वही है ना, अगला साल है ना, पिछले साल। द फंड आल्सो प्रोजेक्टेड द रियल जीडीपी ग्रोथ एट 4%। मैं कह रहा हूं इसका फाइनल होना है 30 जून को। ये जो बात करिए इसका 30 जून को फाइनल होना है। पिछला जो 30 जून 21 को फाइनल हुआ वो 5.7 है, वो 5.7 है, ठीक है। आज जिस साल की बात हो रही है, इस साल में आपकी 30% एक्सपोर्ट बढ़ गई, इस साल में आपकी 12% फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई, इस साल में आपकी 70% कारों की सेल बढ़ गई, हाउसिंग सेक्टर बढ़ गया, इस साल में आपकी 100 लिस्टेड कंपनी का 59% प्रॉफिट बढ़ गया, इस साल आपका प्राइवेट सेक्टर को लोन जो है 3 गुना हो गया,
इस साल आपकी जो आपका लें कि यू कैन से मजदूर की जो इनकम है वो बढ़ी, किसान को 1400 रुपया 1,65,000 रुपये फी कराना ज़्यादा मिला। ये तो सेलिब्रेट करने वाली चीज़ें हैं। हम क्यों तवज्जो हटाएंगे? बेसिक जो बात है, मैं समझता हूं कि आज भी जो पीबीएस का रिपोर्ट आई है, पीबीएस की जो रिपोर्ट आई है उसमें जरा मुझे बता दें ईयर ऑन ईयर कितनी जो है वो महंगाई बढ़ गई है। मैं जाना नहीं चाह रही थी इस तरफ, लेकिन ये बता दीजिए पीबीएस की रिपोर्ट है आपके सामने, चले आप ये कह रहे हैं वो उसको नहीं आप मान रहे जो मैं बात कर रही हूँ, अभी पीबीएस की रिपोर्ट आई है उसको बता दीजिए ईयर ऑन ईयर कितना चेंज आया है। नहीं मैं आज सबसे गरीब तबके के लिए बिजली कितनी महंगी सबसे गरीब तबके के लिए। जी मारिया जी डॉक्टर साहब सुन लेना, मैं आज इसी की बात करूं। इसमें लिखा हुआ है कि हमारी तवक्को से जो प्रोजेक्टेड थी उससे 1.2% महंगाई ज़्यादा बढ़ी है और 1.2% शामिल करके ये बनेगी साल के एंड पे 10.2%। हमारी प्रोजेक्टेड थी 8.7%, ये जा रही है 10.2%। ठीक है, ये IMF की रिपोर्ट है। सो मैं इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हैं। उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, जॉब रिच ग्रोथ हो रही है और तमाम सेक्टर में हो रही है और परमानेंट बेसिस पे हो रही है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो रही है, लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ। इसी रिपोर्ट को पढ़े जरा, इसी लॉन्ग लास्टिंग हो रही है। सर मेरे सामने जो रिपोर्ट पढ़ी है ना, इसमें ये लिखा है ambitious steps to remove structural impediments and facilitate structural transformation remain essential to boost growth and job creation and improve social outcomes. The authorities are focused on state-owned enterprises reform, fostering the business environment and reducing corruption, promoting financial inclusion and addressing the challenges posed by climate change. ठीक है, अब ये मुझे बता दीजिए इसमें ये आप जिधर ही बात आ रही है मेरे और आपके सामने मेरे और आपके सामने एक ही रिपोर्ट पड़ी है। यही मेरे पास है, यही आपके पास है, इसी में पढ़ लें जरा। मैं आपको पढ़ देता हूँ, इसी में पढ़ देते हैं। इसी ये रिपोर्ट मेरे और आपके सामने रिपोर्ट यही पड़ी कर रहे हैं। Ambitious steps needed to remove structural impediments, facilitate structural transformation, remain essential to boost of growth and job creation. सर आप ये देख लें इस वक्त जो है वो गुर्बत की लकीर से कितने लोग नीचे जा चुके हैं। चले उसको छोड़ें आप, मैं उस तरफ नहीं जाती। मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड थे नवाज शरीफ को वापस लाने में, तो फिर क्या वजह है आपने राब्ता नहीं किया किसी से? मैं पहली बात आपने कहा गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग जा चुके हैं। गुर्बत के 4 स्टैंडर्ड है दुनिया में, 4 स्टैंडर्ड है। $5.5 पर कैपिटल से कम इनकम, ज़्यादा कम इनकम वाले कितने हैं? सर मैं कहती हूँ बहुत अच्छे हालात हो गए। इस पे आ जाए, इस पे आ जाए ना जरा आप इस पे आ जाए ना जरा, उस पे फिर मैं एक फिक्रा डॉक्टर साहब एक फिक्रा। और लास्ट जो एक्सट्रीम गुर्बत है 95 सेंट से नीचे, चारों गुर्बत के पैरामीटर पे गुर्बत कम हुई है। ये वर्ल्ड बैंक का भी डेटा है, IMF का भी है और आपकी पाइड पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अदारा है उसका भी है। चारों का ये है। ठीक है, चारों जगह 40% आपकी पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। कौन सा वाला जो है वो हमारे पास डेटा जो है वो आ रहा है। आपकी जो है वो पीबीएस की रिपोर्ट्स इस वक्त सामने पड़ी है, ईयर ऑन ईयर 19% से ज्यादा जो है वो महंगाई आई है। आप बहुत ही थोड़ा पड़ हो गई है। आप पता नहीं कौन सी रिपोर्ट पढ़ती हैं। कौमी सर अगर आप कहते हैं ना तो मैं आपको भिजवा देती हूँ pbs.gov.pk। ये हम टीवी का इदारा नहीं है, ना ही मेरा अपना कोई है। ईयर ऑन ईयर चेंज पे लिखा है 19.53%। अगर आप कहते हैं भी भिजवा देती हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन सा पढ़ रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ चार तरीके हैं। एक एक्सट्रीम गुर्बत है जिनकी 95 सेंट से कम इनकम है। वो थी पहले मियां साहब के दौर में 5.2 थी, अब 4.8 है। दूसरी है $1.9, वो थी 22%, अब 19 है। अच्छा, तीसरी थी शौक नहीं है, लेकिन मुझे बता दीजिए पर कैपिटा इनकम मियां साहब कितने पे छोड़ के गए थे, आपके लोगों से पूछती हूँ, और आप लोग किधर पे लेके गए? चीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मतलब अगर आप जी मियां साहब जो छोड़ के गए थे, जी सुन लेना, जी सुन लेना मियां साहब छोड़ के गए थे 2,10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम छोड़ के गए थे। आज पाकिस्तान में 2,91,000 पर कैपिटा डॉलर्स में बात कर देना। मियां साहब कितने पे? जी डॉलर में $1,700 छोड़ के गए थे। जी डॉलर पे मियां साहब छोड़ के गए थे $1,700 पे, आज $1,668 है। $1,668 पर कैपिटा इनकम है ये आफ्टर पैंडेमिक। अच्छा नहीं सर, आप जरा ना निकाल के देख लीजिए, आप रिपोर्ट्स निकाल के देख लीजिए। आप जैसे आए थे ना, जैसे आए थे उस 6 महीने के अंदर
पर कैपिटा नीचे गई थी। चले ये एक डिबेट कहीं और चलेगी, मैं जरा कुरैशी साहब की तरफ भी चलूं। कुरैशी साहब, कभी का ये इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, PMLN रिपोर्ट्स देना नहीं चाह रही, हुकूमत जो है वो इसमें सीरियस लग नहीं रही। अगर आप सुने PMLN के जो हुसैन साहब ने कहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि जी भाड़ में जाए सब कुछ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गिवन दिस अंडरटेकिंग दैट शहबाज शरीफ हैज़ गिवन, इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए ऑप्शंस और उनके लिए क्या जो है वो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते हैं? आप लॉयर भी हैं तो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहबा थैंक यू, शुक्र है हम वापस प्लेटलेट्स और मियां नवाज शरीफ के पे आ गए। हम वहाँ से बड़ी एक सैर हासिल इकनॉमिक गुफ्तगू में चले गए थे। मैं भी बड़ा एंटाइस हो रहा था, लेकिन मैंने चीमा साहब इतना अच्छा एलेबरेट कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी मुस्तफ़ीद हो जाऊं, बिकॉज जिस ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को आप और हम पढ़ते हैं वो तो कुछ और बताता है, और पूरे रीजन में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान में, अर्बन भी रूरल भी। बट एनीवे देखिए, इसमें दो रुख हैं। हमें एक अपनी जमात का एक्सपीरियंस है, अली बलोच साहब ने भी बताया। देखिए, झूठे और फर्जी और ये केसेस हैं बहुत सारे, इस हुकूमत में भी बने, पार्कलैंड रेफरेंस हो जाए, आपका जो है तोशा खाना का हो जाए, और कुछ पिछली बेमल नवाज की हुकूमत में भी बने, जो फिर एक बहुत ही चंदा इकट्ठा करने वाले चीफ जस्टिस ने उनको पहिए लगा दिए। आज वो खुद अपने केस में पेश नहीं होते। तो एक सोच ये है कि हमारी कम से कम क़यादत जो है वो पाकिस्तान में ही अपना इलाज करवाती है, पाकिस्तान में ही इन झूठे केसेस को फेस करती है। और मियाँ साहब ने भी किया यकीनन, बट उनकी जो भी हेल्थ रीजंस थी, कोई भी ओपिनियन हो, आपने जिस तरह फरमाया, पंजाब हुकूमत का बोर्ड हो या अदालत का बनाया हुआ बोर्ड हो, वो यकीनन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही फैसला करता है, क्योंकि इल्म नजूम का जो मोनोपोली है वो तो कुछ ख़ास लोगों को है पहाड़ों पे बैठ के हिसाब किताब करने की। तो हमें ये देखना है कि जो रिपोर्ट्स हैं, अब उस ऑर्डर को आप अगर आप पढ़ें, आपने पढ़ा भी थोड़ा सा उसका हिस्सा, उसमें बड़ा इक्विटेबल ऑर्डर है। एक तो ये है कि अंडरटेकिंग की बुनियाद पे है, क्योंकि मामला सेंसिटिव था, माजी में ना हुकूमत ने रिस्क लिया, ना कोर्ट ने लिया, और तबीयत भी उनकी ख़राब थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2-2.5 साल ये हुकूमत सोई क्यों रही? कभी सदारती निज़ाम इनको याद आ जाता है, कभी रिफॉर्म्स याद आ जाते हैं, तो उसमें अदालत ने तो वे आउट दिया है ना, जो हुसैन नवाज साहब ने भी फरमाया है। क्या आपने कोई लेटर लिखा? डिड कानून में ये कहते हैं, व्हाट इफेक्टिव स्टेप द गवर्नमेंट टुक टू वॉक द टॉक। कहना तो बहुत आसान है कि हम ये कर देंगे, रोज़ 36 तर्जमान हैं, उसके अलावा वज़ीर हैं, वो रोज़ बातें कर देते हैं। तो ये यकीनन उस महंगाई, उस बुरी तर्ज हुक्मरानी, नाकाम खारजा पॉलिसी और वो सारे मामलात से तवज्जो हटाने के लिए कोई ना कोई चुटकुला छोड़ दिया जाता है। एक इशू ये भी है कि जो आप ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेती हूँ और आपकी तरफ ही वापस आऊंगी। होल्ड दैट थॉट, विल कम बैक ऑन दिस सब्जेक्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुरैशी साहब, ओवर टू यू, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अली साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए, बस मैं उसका जो दूसरा एक आंसर है वो उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, और वो अंडरटेकिंग वाला कंपोनेंट है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब डॉक्टर्स की ओपिनियन की बुनियाद पर वो वापस ट्रैवल करेंगे तो वो आ सकते हैं और उनका इलाज मुकम्मल होगा। अब यकीनन ये ओनस तो PML नवाज पे ही है कि जब अदालत में वो जो है उनसे पूछा जाए, वो चीज़ें दें। अगर ओपिनियन आ रही है डॉक्टर की, यकीनन वो ओपिनियन जो है रिपोर्ट्स की बुनियाद पे होगी। अब जाहिर है मेरे और आपकी नज़र से वो रिपोर्ट्स तो नहीं गुजरी, लेकिन कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, खा वो अमेरिका में हो, खा वो UK में हो, वो ऐसी ओपिनियन नहीं देगा और अपना लाइसेंस रिस्क पे नहीं डालेगा प्रैक्टिसिंग विदाउट एग्जामिनिंग द पेशेंट। अब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है कि वो अपना इलाज करवाने गए थे और वो फैक्ट्रियां। माफी कुरैशी साहब, आप एक लॉयर हैं
और जब तक आपके सामने एविडेंस ना हो आप उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकेंगे, आप उस पर ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। तो जाहिर है कोर्ट में जब आप पेश होंगे तो वो एविडेंस साथ लगाएंगे ना, ये ओपिनियन तो नहीं चलेगा, ये साथ इसकी रिपोर्ट्स आएंगी तभी दिस विल होल्ड सम क्रेडिबिलिटी। अदरवाइज ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो यहाँ होती रहेगी, क्योंकि माजी में भी जिस तरह चीज़ें, अगर वो फैक्ट्री का विजिट कर सकते हैं, अगर बाकी जगहों पर जा सकते हैं तो वापस भी आ सकते हैं। और इसमें तो लिखा है, जो रिपोर्ट है, वंस द कोविड क्राइसिस इज ओवर, तब वो अपनी जो है वो सर्जरी कराएं। तो कोविड क्राइसिस अब कब ओवर होगा, दैट इज फार फ्रॉम एनीवन्स अंडरस्टैंडिंग। नो वन कैन प्रेडिक्ट कि वो कब खत्म होगा। कोविड क्राइसिस तो ओवर होगा ना जब कोविड के तमाम वेरिएंट्स खत्म होंगे। ये व्यू भी हो सकता है, 5th वेव है, उसके बाद 6th भी हो सकती है। बट आई थिंक देखिए, ये तो अदालत से पूछना है ना, मैं और आप या हुकूमत पाकिस्तान या उनके तर्जुमान तो नहीं पूछ सकते। ये जो आपने कागजात दिए हैं हम कैसे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं? हो सकता है अदालत मुतमईन हो सकता है अदालत मुतमईन ना हो। ये तो अभी हम सब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ना, असम्पशंस पे बात कर रहे हैं कि अदालत, अगर अदालत कहेगी कि नहीं ये वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप ये रिपोर्ट लाएं, ये रिपोर्ट लाएं, बाकी रहेगी बात। इसमें मसला ये भी है ना कि इसमें ये भी था साथ, आई ऑल्सो अंडरटेक दैट इफ एट एनी स्टेज द फेडरल गवर्नमेंट has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from the High Commission will have the right to meet with his physicians. वो भी चीज़ provide नहीं कर रहे, so then of course it adds to the speculations. मैं अब जरा अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब कभी जी बड़ी इंटरेस्ट है, मुझे प्लीज इसको मुकम्मल करने दें, ये बड़े आपके नाज़रीन के लिए जरूरी है। शरीफ ओनली अंडरटोक, ठीक है, but when did the federal government send their representative? Agreed. In pursuance of that undertaking? Agreed. Nothing. Secondly, undertaking is not a guarantee. Number one, it is not a muchalka for a bail. Okay, so undertaking is something which is an assurance to the court. Yes, Mian Shahbaz Sharif at the relevant time, if the court is not satisfied with the reports, with not giving, with after seeing proof कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हाई कमीशन के जरिए एक्सेस करने की कोशिश की है, पहले तो ये सारे स्टेप बताने। मेरी गुजारिश है, सुनने में उसी पे कह रही थी ना, जरा सुनवा दीजिए हुसैन नवाज साहब क्या कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं जी भाड़ में जाएं सारे, जरा सुन लें पहले वो क्या कह रहे हैं, उस पर मैं कह रही हूँ, तो एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है, सुन लें जरा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जब एक डॉक्टर साहब जो हैं, जो कि एक इंतहाई पाए के डॉक्टर हैं, जिनकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जिनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है, यानी एक चीज के अंदर अगर वो एक चीज कह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो लोग जो है ना कुछ ज्यादा ऐड कर सकेंगे है ना पाकिस्तान के अंदर। ये उस वक्त देखा जाएगा कि जो है ना क्या बात होती है। लेकिन मेडिकल से जो है ना भाड़ में जाए, जहाँ तक यानी इनका ताल्लुक है, हमें जो है ना कोई परवाह नहीं है जी, भाड़ में जाए, हमें कुछ इसकी परवाह नहीं है। जरा मैं अली साहब की तरफ भी चलती हूँ। अली साहब, कभी कहा जाता है कि जी हेल्थ का इशू है, फिर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी मुझे अगर आज गारंटी दे तो मैं मियाँ साहब को कल बुला लूँगी। फिर उसके बाद जो चुटकुले हैं वो सीनियर पॉलिटिशियंस आपके याद सादिक साहब जैसे जो हैं कहते मेरे बादशाह इसलिए नहीं खिली हुई वगैरह वगैरह, और अब जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे। तो क्या आपने मियाँ साहब का जो ये सारा इशू है इसको एक मजाक नहीं बना दिया, जिसपे फिर हुकूमत इस तरह के चुटकुले छोड़ती है, जिस तरह के शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जी बस यही कहना बाकी रह गया था कि मियाँ साहब एक शादी कर लें तो मामला सारे जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। क्या इससे मजाक नहीं बन रहा PMLN की सियासत का, या सिर्फ इससे ये नहीं जा रहा कि आप अपने जो वोटर सपोर्टर है उसका लहू गरमाने के लिए सिर्फ आप ये डेट्स पे डेट्स दे रहे हैं और ये जो एक सियासी खेल है ये आप खेली जा रहे हैं? देखिए, ये सियासी खेल नहीं है। बात ये डॉक्टर साहबा कि ये जो इनके किराए के तर्जुमान हैं और ये को मतलब है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा है, ये सारी तो सारा तमस्खरपन तो वो करते हैं। हम तो डे 1 से जब गए तो मैंने आपको अर्ज किया है कि वो उन मेडिकल रिपोर्ट्स पर गए जो कि मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे निगरानी, जिन पर इस हुकूमत के मतलब है वो ताबे डॉक्टर्स भी हैं, वो लेबॉर्ट्रीज भी हैं, फिर उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, उन्हीं की ग्राउंड के ऊपर हम अदालत में भी गए और अदालत ने फिर और हुकूमत ने फिर इस बात की मियाँ साहब को इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी। तो बात यह है कि हम तो अदालतों को फेस कर रहे हैं। मियाँ साहब तो उस वक्त भी वापस आए थे जब मतलब है कि उनकी एहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और वो झूठे मुकदमात को फेस करने के लिए अदालतों के आगे सरेंडर किया, अगरचे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। और अब भी यकीनी तौर पर मियाँ हम तो यही समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन मुकदमात से भी हम बरी होंगे और मियाँ साहब भी 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस तमाम बातों पर तमस्खर हमेशा ये लोग उड़ाते हैं क्योंकि इनको इससे परवाह नहीं है
कि मुल्क में महंगाई किस कदर बढ़ गई है, मुल्क में करप्शन किस कदर बढ़ गई है। इनको ये नजर नहीं आएगा कि इनके वुज़रा बैठकर वजारतों में नित नए रोज करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल बना रहे हैं, वो उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। इनकी इस तरफ भी तवज्जो नहीं है कि डॉलर का रेट क्यों बढ़ गया है, चीनी का रेट क्यों बढ़ गया है, करेंसी हमारी जो है वो डिवेल्यूएट क्यों हो गई है, खत्ते गुर्बत से जो है वो पॉवर्टी लाइन से करोड़ों के तादाद से जो है आबादी वो नीचे की तरफ जा रही है। इस सारी भयानक पिक्चर की तरफ तवज्जो नहीं है। उसके लिए तो इनके पास एक जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो उसका आगे कागज पे इन्होंने एक डेली फिगर लिखे हुए हैं और वो अवाम को दिखाते हैं। भला उससे अवाम का पेट भर जाएगा, उससे अद्वियात सस्ती हो जाएंगी, उससे आटा और चीनी सस्ता हो जाएगा। इनको चाहिए कि मियां नवाज शरीफ के फोबिया से बाहर आए, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो करें, अवाम को कोई रिलीफ दें। चौथा साल स्टार्ट होने को है, इस मौके पर तो जो हुकूमत ने बोया होता है वो फसल काटती है, वो काटनी होती है। चलो मैं आखिरी 2 मिनट रह गए, जरा चीमा साहब से इनका पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लूं। चीमा साहब, ये जो बात इस वक्त अली साहब कह रहे हैं, ये सिर्फ अली साहब नहीं कह रहे, आपके अपने इत्तेहादी भी यही बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, नवाज शरीफ को सजा मिलनी चाहिए, तसाब होना चाहिए, लेकिन इससे भी आगे बढ़े। बहुत सारी और चीज़ें जिनको एड्रेस करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। डिलीवरी आपकी इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात हो रही है, फिर गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं। क्या ये तो सिर्फ अब आपको मशवरे जो है वो इत्तेहादी भी दे रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखें, करप्शन में 2 चीज़ें आई हैं। एक आया कि रूल ऑफ लॉ की बात हुई है और दूसरी बात हुई है एलीट कैप्चर। एलीट कैप्चर तो डेफिनेटली होगा कि एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है और वो बाहर जाके बैठा हुआ है, उसकी बेटी को सज़ा मिली है, वो आप कह लें कि बनी ये यू कैन से कि यहाँ पे जाती उम्र बैठी हुई हैं। सो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं 16.3 अरब की करप्शन है, उन 16.3 अरब करप्शन गिरफ्तार नहीं है। उनके बेटे को इतवार को बाहर निकल के जज साहब अपने ज़मानत दे देते हैं। तो एलीट कैप्चर जो है वो तो मौजूद है। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में क्या है, 2 बुनियादी चीज़ें हैं, एलीट कैप्चर है और रिसेंटली जो अभी फैसला हुआ है, एक मिनट, अभी रिसेंट जो फैसला हुआ है कि उन्होंने कहा कि फलां तबका अपने बच्चों की हिसाब नहीं देगा, फलां तबका अपने बच्चों के असासों का हिसाब नहीं देगा। इस मुल्क को एलीट कैप्चर होने से कौन बचा सकता है कि जिस मुल्क में जिन्होंने ये फैसला करना है कि बड़े आदमी को पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइसेंसेस के इजरा के लिए मनपसंद अदालती फैसले हासिल किए जाते हैं। नहीं, ये भी बहुत सारी चीजें एलीट कैप्चर में सिर्फ ये चीजें नहीं है ना सर, करप्शन की और भी बातें इसमें बहुत ज्यादा है। क्या जो फंड्स 800 सर जो फंड्स किए जाते हैं, क्या वो 800 स्टे दिए गए? अच्छा बीबी 800 सर, अगर मुझे बताएं कि हुकूमती फंड्स को मुख्तस करने वाले वाज़ेह सर, क्या जहाँ हुकूमती फंड्स जाते हैं वो वहाँ लगते हैं नहीं लगते? इसमें तो एलीट कैप्चर की बात नहीं हो रही ना। इसमें तो बात, इसमें एलीट कैप्चर का आप ये तो नहीं कह सकते नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है वो जाता है सर। तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं जाता ना, तो आप दे रहे हैं फंड्स की जो बात हो रही है। सर मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हैदर ज़ुबान कुरैशी साहब और अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।